देश को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, देश का विकास हो नहीं रहा है, युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। यूजीसी का समर्थन हम उन लोगों के हक के लिए देते हैं। पार्टी मुझे चुनाव मैदान में उतारेगी तो मैं जरूर आऊंगी। हालात कहीं ना कहीं वैसे ही हैं जैसे आज से हम पहले 15 साल पहले थे। बस लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वो एमएलए बनते हैं, यहाँ के लोकल विधायक वगैरह तक नहीं देख पा रहे हैं मुद्दों को। तो आप सोच ही सकते हैं कि देश किस गति की ओर जा रहा है। तो उनका जो दोहरा चरित्र है योगी जी का, वो सामने आ जाता है कि वो सिर्फ योगी नहीं है, आदित्य योगी नाथ जी हैं। ये लोग ढोंग करते हैं धर्म के नाम का। आपकी इजाजत के बिना आपके प्रशासन के लोग उनके जो शंकराचार्य हैं उनके अनुयायियों की चोटी खींच लेंगे, उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, वो भी माघ मेला जैसी जगह पे। तीनों मंत्री हैं वो कठपुतलियां हैं, उन कठपुतलियों से ज़्यादा कम मैं नहीं कह सकती हूँ। यूपी की राजनीति की जब बात होती है तो सबसे पहला नाम कांग्रेस का आता है और कांग्रेस की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या उसमें पहचान रखने वाले उम्मीदवारों का नाम आता है, प्रत्याशियों का नाम आता है। अगर बात की जाए यूपी में 2027 की चुनाव हुई, तैयारियां कैसी चल रही हैं, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ निहारिका सिंह मौजूद हैं जिन्होंने जो चुनावी तैयारी कर रही हैं और राजनीति की अच्छी खासी नेता है, तेज तर्रार जिनको कहा जा सकता है, युवा नेता है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, नए मुद्दे होंगे और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो राजनीति से रिलेट होंगी और जनता के विकास के हित में भी होंगी और नए मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं। पहले अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं निहारिका जी का। निहारिका जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात की जाए राजनीति की तो आपने राजनीति का दौर कैसे छोड़ा? देखिए, ये राजनीति का दौर हम लोगों को ये कहिए कि अपने पास खींच के लाया है। खींच के क्यों लाया है कि जो मेरे बाबा जी थे, चौधरी नरेंद्र सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छा दखल रखते थे और एक सर्व समाज लीडर के तौर पे जाने जाते थे। तो उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा किए गए कामों को आगे लाने के लिए हम इस समय राजनीति में आने का मैंने फैसला किया और उनके नाम को आगे बढ़ाने का, उनके समाज को, सर्व समाज को, बहुजनों की आवाज़ बनने का हमने फैसला किया। बात अपने अपने दादा की थी तो उन्होंने बहुत सारी पार्टी से चुनाव लड़ा और राज्य मंत्री भी रहे, तो आपने कांग्रेस ही क्यों चुनी? जी देखिए, सन 2004 में मेरे बाबा जी ने कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए थे। अपनी पार्टी का जो अलायंस था उसमें मर्ज कर लिया था उन्होंने, किसान मजदूर बहुजन पार्टी को। तो 2004 से हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है और जो इसकी विचारधारा रही है वो सर्वजन हिताय की रही है। उसी विचारधारा से जुड़ के हम लोगों ने कांग्रेस का ही दामन थामे रखा, किसी और पार्टी में जाने का, क्योंकि आज का समय आप देख रहे हैं कि हमारे देश को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, बल्कि जो बेसिक चीज़ें हैं, ना यहाँ पर किसानी की बात हो रही, ना बेरोजगारों की बात हो रही है, ना मजदूरों की बात हो रही है, वो सब पीछे छूटता जा रहा है। देश का विकास हो नहीं रहा है, युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। और जहाँ तक की बात है, आपने देखा ही था इंदौर में, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, लोगों के पीने वाले पानी में गंदा पानी मिल गया, मौत हो गई, लेकिन सरकार को कहीं तक छू नहीं बैठी। तो ऐसा बताइए, ऐसी सरकार का साथ कौन देना चाहेगा? इंदौर की थी तो अभी नया मुद्दा चल रहा है, ठीक है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? आपने कहा कि मैं समर्थन दूं पोस्ट की। जी देखिए, यूजीसी का समर्थन हम उन लोगों के हक के लिए देते हैं जो SC ST, उसमें हुआ क्या है, लोगों ने उसको गलत समझा है। और मेरा कहना है कि अगर जो लोगों को इससे ऐतराज़ है और अगर मान लीजिए एक मेजर वर्ग है जो ऐतराज़ कर रहा है, तो उसकी समस्या के ऊपर सरकार को ध्यान देके थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसको लागू करना चाहिए। बाकी बात तो है, आप सबको पता है कि इस समय अभी सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक लगा दी, उसके जो नए नियम लागू होने थे। बाकी देखिए, उसमें दिव्यांगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और SC ST सबके लिए उसमें रखा गया था। और एक मुझे नहीं लगता, ये बात मैं मानूंगी कि लोग कहते हैं कि कई लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी संस्थाएं हैं या जो लोग उन संस्थाओं में बैठेंगे, वो सिर्फ कुछ लोगों की
कंप्लेन करने से इन सब मुद्दों पे नहीं आएंगे। भाई एक बेसिक कमिटी बनेगी, उसमें उसकी जांच होएगी कि सही में ऐसा हुआ है कि नहीं, तब इनमें फैसले होते हैं। आपने बात की कि आप कानपुर देहात से चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? अगर बात करी जाए तो क्योंकि यहाँ पर अभी भी बीजेपी का जो दबदबा है और भी जो पार्टियां हैं, जैसे सपा अपनी दिखा रही थी पहुंच, और आप इस कांग्रेस से लड़ने आ रही है, तो कितना मतलब कितना कठिन होगा आपके लिए दौर? देखिए अभी चुनाव तो अभी 1 साल बाकी है, तो चुनाव लड़ने की बात तो मैं अभी नहीं कहूँगी। बाकी है कि मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि अभी तो जो है मैं सबके साथ आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रही हूँ, और बाकी 5-6 महीनों में बहुत सारी चीज़ों का आपको क्लियर होएगा कि आगे लड़ने का फैसला है कि नहीं है। बाकी पार्टी के ऊपर है, अगर पार्टी मुझे चुनाव मैदान में उतारेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो पूर्व सांसद और सांसद जी जो हैं वो हमेशा आपस में भिड़ते दिखते हैं, उसको किस तौर पे आप देखते हैं? जी, देखिए वो तो उनकी पार्टी की अंतर्कलह को हर इंसान जानता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और वो अब किसी से छुप नहीं रहा है। और बाकी इसका जवाब मेरे ख्याल से सांसद जी और पूर्व सांसद जी से कोई अच्छा नहीं दे सकता है कि वो किन विचारों की वजह, किन मुद्दों की वजह से उनके अंदर जो अंतर्कलह चल रही है, क्यों वो लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे लगता है उन्हीं से पूछना चाहिए आपको। मतलब एक बात कैसे रख सकते हैं, मतलब कि क्या चल रहा है, क्यों इतनी लड़ाई होती है, मतलब हर समय एक सभा में भिड़ना बहुत बड़ी देखिए बात जो भी है, बीजेपी का काम हमेशा से रहा है डिवाइड एंड रूल का। तो इस समय क्या है, वो अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो उसी सोच की वजह से, उसी मानसिकता की वजह से उनके ही कुछ लोगों को लग रहा है कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके ही कुछ लोग उनसे गुस्सा हैं, और यही अंतर्कलह की वजह है। विनोद कटियार के बर्थडे में आए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने आशा बहुओं से मुलाकात की, तो उन्होंने एक बात कही थी, क्या क्या आपके पति नहीं कमाते हैं? के बारे में क्या कहते हैं? देखिए इंसान में चाहे महिला हो चाहे आदमी हो, हर इंसान अपनी स्वेच्छा से काम करने के लिए, भारत हमारा एक संवैधानिक देश है, वहाँ पर संविधान में सीधे सीधे दिया गया है कि सबको राइट है। तो आप किसी भी औरत से ये चीज़ पूछने का हक नहीं रखते हैं कि तुम्हारे पति कमाते हैं कि नहीं कमाते। अगर किसी का पति चाहे कितना भी कमाता हो, उस औरत को हक है काम करने का, उस औरत को हक है कमाने का, उस औरत को हक है अपना घर चलाने का और देश चलाने का, समाज चलाने का। जैसे एक आप महिला है, तो क्या लगता है राजनीति में रहना कठिन है, या मतलब एक राजनीति माना महिला के रूप में, एक जैसे पुरुष लोग होते हैं या आदमी लोग होते हैं उनके लिए राजनीति करना सरल होता है, मगर महिला होकर राजनीति करना कितना टफ है? जी कठिन तो होता है, लेकिन बात यहाँ पर बस ये हो जाती है कि आपके साथ आपके पति, आपके परिवार की वजह से बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाती है। लेकिन ये है कि एक महिला को घर देखना पड़ता है, समाज देखती है, वो बच्चा देखती है, और सबको लेके उसको चलना पड़ता है इसमें। तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल तो होता ही है, लेकिन सबके साथ से बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। बात करी जाए, अगर बात क्या लगता है कानपुर देहात में क्या और बदलाव बाकी है? देखिए कानपुर देहात में बहुत सारी चीज़ें बदलाव मांग रही हैं। अभी भी विकास के नाम पे, जैसे पहले जो स्कूल खोले गए थे, आज वो उनमें बच्चे नहीं हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। उनको आप जाएंगे, उनकी बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं। अस्पतालों के नाम पे अगर प्राइवेट अस्पताल ना हो तो कोई सरकारी अस्पतालों की ज़्यादा सुविधा नहीं रह गई है। हालात कहीं ना कहीं वो वैसे ही हैं जैसे आज से हम कह लें 15 साल पहले थे। बस लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वो एमएलए बनते हैं, थोड़ी बहुत अब जैसे सबसे बड़ा मैं कहूँगी मनरेगा। मैं यहाँ पर मनरेगा की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब मनरेगा आया था, और मनरेगा के उससे जो यहाँ पे लोकल आदमी था, जो गांव में हमारे भाई माताएं बहनें सब रह रहे, उन सबको हक मिला था कि अपने गांव में अपनी जगह पे रहते हुए काम करने का। अब मनरेगा में जैसे बीबीजी राम जी जो बिल आया है, इसमें क्या है, आपके उस हक का हनन किया जा रहा है। जब आपके हक का हनन किया गया है, आपके है, तो जायज़ सी बात है वहाँ पर आपकी पंचायतों को कमज़ोर कर दिया गया। भाई पंचायतों का राइट छीना जा रहा है, वो सीधे सीधे डायरेक्ट किया जा रहा है केंद्र सरकार के उसमें।
तो अब ये सारी चीजें होंगी तो किन सरकार को क्या पड़ी है किस गांव में क्या हो रहा है, जब अभी तक पंचायतें और यहाँ के लोकल विधायक वगैरह तक नहीं देख पा रहे हैं मुद्दों को, तो आप सोच ही सकते हैं कि देश किस गति की ओर जा रहा है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो मनरेगा बचाने का इस वजह से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जो मनरेगा है वो सीधे सीधे मजदूरों, और मजदूरों में भी जो महिलाएं हैं विशेषकर, उनको कहीं रोजगार के लिए जाना ना पड़े, अपना जगह, अपना गांव, अपनी डगर ना छोड़नी पड़े, इसलिए वो मजबूती से खड़े हो रहे हैं कि ये जो महिला, क्योंकि जो बीवीजी राम जी बिल है, इसमें वो जो उनका है वो राइट ऑन कंडीशंस बेस्ड कर दिया गया है। अगर काम आएगा तो मिलेगा, मौसम सही होगा, मौसमी वैसा होएगा तो आपको काम मिलेगा, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। हमारा तो जो भी है, हमारा देश तो कहीं ना कहीं हमारे गांव, हमारे नगरों से ही चल रहा है। विपक्ष की होकर सीएम योगी को कैसे देखती? अब जो मौजूदा शंकराचार्य वाला जो मैटर हुआ था, जो अभी आप सबने देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सम्मानीय जो संत रहे हमारे, शंकराचार्य सम्मानीय हम इस वजह से भी कहेंगे कि भाई हमने तो देखा था कि एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं अपने भारत के, उनके यहाँ तो खुद मोदी जी ने उनके पैर छुए थे, फिर उनके ही जो प्रशासन, मतलब यूपी प्रशासन के लोग ही उनके अनुयायियों की मतलब मारपीट करते हैं उनके साथ, उनको ही, उनसे ही नोटिस मांगते हैं कि आप बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं हो। तो इससे उनका जो दोहरा चरित्र है योगी जी का, वो सामने आ जाता है कि वो सिर्फ योगी नहीं है, मतलब हम लोगों की नज़र हम लोग कह सकते थे कि वो योगी, लेकिन वो एक राजनेता हैं, और वो सिर्फ जो भाजपा सरकार है, ये चाहे आदित्य योगी नाथ जी हैं, ये सिर्फ ये लोग ढोंग करते हैं धर्म के नाम का, और ये लोग उस सच्चाई से, हिंदुत्व से, धर्म से, ये सब लोग बहुत दूर दूर हैं। वोट बैंक, आप कहना चाहते हैं वोट बैंक मजबूत करेंगे? ये वोट बैंक ही का था। आप एक चीज़ बताइए, आप कैसे अपने ही जिस धर्म को लेकर आप चल रहे हैं, हम लोगों में जो एक छोटा भी पुजारी होता है, हम उसके पैर छूते हैं, संत होता है, महात्मा होता है, कहीं भी मिलता है उसको नमस्कार करते हैं, तो कैसे आपके इजाज़त के बिना आपके प्रशासन के लोग उनके जो शंकराचार्य हैं उनके अनुयायियों की चोटी खींच लेंगे, उनको ये साथ मारपीट कर सकते हैं, वो भी माघ मेला जैसी जगह पे। तो आप अगर बात कीजिए कानपुर देहात की राज्य मंत्री के बारे में क्या सोचती हैं, और बात करी जाए कि जो सांसद जी उनके बारे में क्या सोचती है, छोटा सा जो कानपुर देहात में देखिए 3 मंत्री हैं इस समय में, और तीनों, ये कह लीजिए कि जो तीनों मंत्री हैं वो कठपुतलियाँ हैं। उन कठपुतलियों से ज़्यादा कम मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा सरकार में जो, हाँ, मतलब ये कठपुतलियों की डोर किसके हाथ में है, वो चाह के भी, और मुझे नहीं लगता अगर वो चाहते होते, भाई आप नेता हो, लोगों के नेता हो, लोगों के प्रतिनिधि हो, तो आपको अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ बन के काम करना चाहिए। मेरे बाबा जी चौधरी नरेंद्र सिंह जी ने जब देहात में राजनीति की शुरुआत करी तो यहाँ पर रोडें नहीं थी। जो पुखराया में और जो बरौर में इंटर कॉलेज है वो उनके ही द्वारा मतलब लाया गया था। उसकी जो फंडिंग हुई थी वो भी मुख्यमंत्री जी ने आए थे, स्पेशली आए थे, मतलब एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री यहाँ पर अमराहट पंप कैनाल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी खुद आए थे उन चीज़ को, मतलब उन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और जो यहाँ के क्षेत्र का जो विकास, मतलब बिजली है, रोडें हैं, उस समय रोडें नहीं थी, ये सब कुछ चौधरी नरेंद्र सिंह जी का लाई हुई देन है। आज के समय में जो लोगों की समस्या है, जो हालत है, फिर वैसे ही होती जा रही है। आप सबसे मैं चाहूँगी कि कभी आए, मतलब कानपुर देहात के बाहर ही नहीं, जो अंदरूनी जो गांव हैं वहाँ के आप जाके कभी नज़ारे लीजिए ना। वहाँ पर फिर से रोडों की हालत ख़राब होती जा रही है। वहाँ पर स्कूलों के नाम पे जितने जो ब्लॉक हैं, जो कस्बे हैं, वो वहाँ पे स्कूल नहीं रह गए हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। और जितने जो नगर पंचायत हैं, ये चौधरी नरेंद्र सिंह जी ने बनवाई थी यहाँ पर। मेरे ख्याल से बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो उन्होंने करवाई थी, और आज के जो हैं हमारे प्रतिनिधि हैं
वो सब उन सारी चीज़ों को छोड़ के अपना मतलब से वोट बैंक प्लस करते हैं, फिर आते हैं, फिर चलते बनते हैं। उनको जन समस्याओं से, लोगों के विकास से, क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद थी निहारिका सिंह, जो कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री हैं और आगे भी जो राजनीति है वो, और आपने देखा कि किस बाखूबी से उन्होंने कई ऐसे जवाबों का आंसर दिया जो जरूरी था। और ऐसे ही नेशन नाउ समाचार को देखते रहिए।